Hitesh Ledger Lab. Learn smart accounting. आज की इस विशेष गहन चर्चा में श्रोताओं का स्वागत है। आज का विषय बिल्कुल यही है। हाँ, और हमारे पास विश्लेषण के लिए वित्तीय व्यवस्था और अकाउंटिंग से जुड़े कुछ बेहद विस्तृत नोट्स और चित्र मौजूद हैं। जिनके आधार पर आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी BRS को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर ये दोनों किताबें एक ही समय में अलग-अलग कहानी क्यों बयां करती हैं। और वित्तीय दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें वापस एक पन्ने पर कैसे लाया जाता है। सही कहा, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अपना पैसा बैंक में रखता है, उसे कभी न कभी ये देखकर हैरानी जरूर होती है कि उसका खुद का हिसाब बैंक के खाते से मेल क्यों नहीं खा रहा। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम उसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, ये समझना जरूरी है कि ये अंतर असल में क्या है। हाँ, और BRS की असल परिभाषा क्या है? तो हमारे स्रोतों के अनुसार BRS एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये जानने के लिए बनाया जाता है कि हमारी कैश बुक, जो बैंक कॉलम होता है, और बैंक की पासबुक के बैलेंस में अंतर क्यों आ रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ये अपनी हिसाब की किताब और बैंक के हिसाब के बीच के जो पजल के टुकड़े होते हैं ना, पजल के टुकड़े। हाँ, उन्हें जोड़ने और उनका मिलान करने की प्रक्रिया है। अच्छा, तो मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम अपने दिमाग में जो बिल जोड़ते हैं उसका रेस्टोरेंट के असली बिल से मिलान करना। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और हमारे नोट्स के हिसाब से ये अंतर आने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? पहला, समय का अंतर या टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा, बैंक द्वारा सीधे लेन देन। और तीसरा होती हैं गलतियां। लेकिन मुझे यहाँ एक बात सोच के अजीब लगता है। क्या? जब आज के समय में सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो ये दोनों किताबें अपने आप सिंक क्यों नहीं हो जाती? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब मैनुअल रूप से इन दोनों का मिलान करने की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए? क्या सिस्टम इतने सक्षम नहीं है कि वो इस अंतर को खुद ही पाट ले? ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है। सतह से देखने पर यही लगता है कि आधुनिक तकनीक को ये सब अपने आप संभाल लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल समस्या तकनीक की कमी नहीं है। समस्या ये है कि दोनों सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अच्छा, अलग अलग काम करते हैं। हाँ, किसी व्यवसाय का अपना अकाउंटिंग सिस्टम उसके खुद के नियंत्रण में होता है और बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम बैंक के पास होता है। इन दोनों के बीच कोई ऐसा सीधा नर्वस सिस्टम नहीं जुड़ा होता जो हर सेकंड विचारों को साझा कर सके। यानी ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो लोग एक ही घटना को देख रहे हों, लेकिन उनकी घड़ियों का समय अलग अलग हो। एकदम सटीक उपमा दिया आपने। एक इंसान की घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है और दूसरे की 5 मिनट पीछे। बिल्कुल। और इसी अलग अलग समय के कारण जो घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है, वही BRS की बुनियाद है। तो अगर हम गहराई में जाएं तो ये समस्या मुख्य रूप से तब शुरू होती है जब कोई एक पक्ष कदम उठा लेता है। हाँ, और दूसरे पक्ष तक उसकी खबर पहुंचने में समय लगता है। अकाउंटिंग की भाषा में इसे समय का अंतर या टाइमिंग डिफरेंस कहा जाता है। तो ये सिर्फ जानकारी के सफर में लगने वाला समय है। हमारे नोट्स में इसका बहुत ही क्लासिक उदाहरण चेक के माध्यम से दिया गया है। हाँ, वो चेक वाला उदाहरण बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं कि किसी ने 10 तारीख को अपने मकान मालिक को 10,000 रुपए का चेक दे दिया। ठीक है। जाहिर है चेक काटते ही उसे अपनी कैश बुक में दर्ज कर लिया जाएगा और बैलेंस कम कर दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि चेक काटने वाले के नजरिए से तो पैसा जा चुका है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बिल्कुल। लेकिन मकान मालिक उस चेक को लेकर अपनी जेब में घूमता रहता है और 20 तारीख को उसे बैंक में लगाता है। यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। तो इन 10 दिनों के अंतराल में ना एक बहुत ही अजीब स्थिति बन जाती है। हमारी खुद की किताब चीख चीख कर कह रही है कि पैसे कट चुके हैं। हाँ, और बैंक की पासबुक जिसमें मान लेते हैं कि 93,000 रुपए पड़े हैं, वो बिल्कुल शांत है। मतलब बैंक को तो भनक तक नहीं है कि कोई चेक काटा गया है। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे पैसे किसी टाइम ट्रैवल या किसी लिम्बो में फंस गए हों। ये लिम्बो ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा वित्तीय उलझनें पैदा होती हैं। और ये सिर्फ किसी के चेक जेब में रखने की वजह से नहीं होता। और भी कारण है? हाँ, जब चेक बैंक में जमा भी कर दिया जाता है ना, तब भी क्लियरिंग हाउस की प्रक्रिया में समय लगता है। अच्छा, वो जो प्रोसेसिंग होती है। बिल्कुल। चेक पर मौजूद MICR कोड स्कैन होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक के सर्वर पर जानकारी जाती है, रात के समय बैच प्रोसेसिंग होती है। तो इस पूरी तकनीकी और भौतिक यात्रा में 1 या 2 दिन का समय लग ही जाता है। एकदम सही।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिसाब मिलाते समय हम किस सच्चाई को चुने, अपनी किताब की सच्चाई या बैंक की सच्चाई? यहाँ पर नियम बहुत ही स्पष्ट है। हमें बैंक की सच्चाई के साथ खुद को सिंक करना होता है। अच्छा, मतलब बैंक जो कह रहा है वो सही है। एक तरह से हाँ। अगर हम अपनी कैश बुक से हिसाब मिलाना शुरू कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि बैंक ने क्या किया है। चूंकि हमने चेक काटते समय पैसे घटा दिए थे, लेकिन बैंक ने अभी तक पैसे नहीं काटे हैं, तो हमें उस अंतर को मिटाने के लिए उन पैसों को वापस जोड़ना होगा, मतलब ऐड करना होगा। इसका मतलब है कि हम अपनी किताब में एक काल्पनिक कदम पीछे ले रहे हैं ताकि हम बैंक के साथ खड़े हो सकें। बिल्कुल। हम बस एक तय समय पर, मान दीजिए महीने के आखिरी दिन, दोनों किताबों को एक ही धरातल पर ला रहे हैं। सही है। इसी तरह अगर कोई चेक हमने बैंक में जमा कर दिया और अपनी किताब में पैसे बढ़ा लिए, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, तो हमें उसे वापस घटाना होगा, यानी लेस करना होगा। उस पैसे को अपना नहीं मान सकते। ये तो बात हुई उस स्थिति की जहां हमने शुरुआत की, हमने पहला कदम उठाया और बैंक का सिस्टम पीछे रह गया। हाँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो शायद ज्यादा हैरान करने वाला है। वो तब होता है जब बैंक खुद पहल करता है और खाता धारक को इसकी खबर तक नहीं होती। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इसे बैंक द्वारा सीधे लेन देन या डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस बाय बैंक कहा गया है। ये स्थिति समय के अंतर से थोड़ी अलग लगती है मुझे। अलग है भी। यहाँ बैंक के पास पूरी जानकारी और अधिकार दोनों होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें शामिल होते हैं बैंक के खर्चे, ओवरड्राफ्ट पर लगने वाला ब्याज, या फिर किसी ग्राहक द्वारा सीधे खाते में जमा की गई रकम। डायरेक्ट डिपॉजिट? हाँ, तो बैंक ये एंट्री अपने सिस्टम में कर देता है, लेकिन खाताधारक को इसका पता तब चलता है जब वो महीने के अंत में अपनी पासबुक देखता है। हमारे दस्तावेजों में SMS चार्जेस का उदाहरण है, जहां बैंक ने 20 रुपए काट लिए। हाँ। ये बात महीने के अंत में पासबुक देखकर पता चली। तब तक कैश बुक में वो 20 रुपए ज्यादा दिख रहे थे। सही बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे इस पूरी व्यवस्था पर ही थोड़ा संदेह होता है। वो क्यों? मतलब क्या इसे कार्यकुशलता के नाम पर ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कहा जा सकता? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर सिस्टम इतना ही स्मार्ट और ऑटोमेटेड है, तो पैसे काटने से पहले एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजा जा सकता? बिना बताए पैसे काटना तो किसी ऑटो रिन्यू होने वाले सब्सक्रिप्शन की तरह लगता है। ये विरोध स्वाभाविक है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि ये खाता धारक के लिए नुकसानदेह है। हाँ ना? लेकिन हमें इसे एक बहुत बड़े स्केल पर देखना होगा। करोड़ों खाते हैं और हर दिन अरबों ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंकिंग सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। ये रेगुलेटरी नियमों का हिस्सा है जो खाता खोलते समय ही तय हो जाता है। तो एक तरह से बैंक के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो उन नियमों के तहत बिना पूछे कदम उठा सके। हाँ, और सिर्फ पैसे काटने का ही नहीं, बल्कि पैसे जोड़ने का भी। जैसे ब्याज मिलना। बिल्कुल। बैंक हर महीने के अंत में स्वतः ही ब्याज की रकम खाते में डाल देता है। इसलिए BRS बनाते समय नियम बहुत सीधा है। चूंकि बैंक का कदम वैध है, इसलिए हमें अपनी किताब को बैंक की किताब के अनुसार अपडेट करना होता है। तो बैंक ने जो पैसा काट लिया उसे अपनी कैश बुक में भी घटा लें, लेस कर लें, और जो पैसा जोड़ दिया उसे बढ़ा लें। एकदम सही। यहाँ तक कि चर्चा में एक बात बहुत साफ हो गई है कि सिस्टम, प्रक्रियाएं और समय, यह सब मिलकर हिसाब में अंतर पैदा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम हमेशा मशीनों या सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हिसाब की इस दुनिया में सबसे बड़ी दरार तब आती है जब मशीन नहीं बल्कि इंसान चूक करता है। हाँ, और ये BRS का सबसे जटिल पहलू है, इंसानी गलतियां। अकाउंटिंग कोई मशीनरी काम नहीं है ना, इसमें इंसानी दिमाग शामिल होता है, और जहां दिमाग है वहां गलतियों की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारे नोट्स में एक ऐसा उदाहरण है जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। अच्छा, कौन सा? मान लीजिए किसी ने बैंक में 500 रुपए जमा किए, लेकिन जब उसने अपनी कैश बुक में उस एंट्री को लिखा तो जल्दबाजी में 500 रुपए जमा करने के बजाय गलती से 4500 रुपए घटा दिए, मतलब माइनस कर दिए। ये उदाहरण सुनने में जितना बेतुका लगता है ना, असल जिंदगी में ये उतना ही आम है। 1 मिनट, सच में कोई इतना गलत कैसे हो सकता है? 500 को प्लस करने के बजाय 4500 माइनस कर देना। हाँ, होता है ऐसा। ये तो मतलब गणित की पूरी दिशा ही बदल देने वाली बात है। क्या अकाउंटिंग करने वालों का ध्यान इतना भटक जाता है? इसे मनोविज्ञान की भाषा में अकाउंटिंग फटीग या दिमागी थकान कहा जाता है। अकाउंटिंग फटीग। हाँ, जब कोई इंसान लगातार कई घंटों तक स्प्रेडशीट पर नंबरों और डेबिट क्रेडिट कॉलम्स को घूर रहा होता है,
तो उसका दिमाग उन नंबरों को पैसे की तरह देखना बंद कर देता है। मतलब वो सिर्फ नंबर रह जाते हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ एक आकार बन जाते हैं, जहां इंसान 54 को 45 लिख देता है या गलत कॉलम में एंट्री कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे दिमागी थकान सीधे तौर पर वित्तीय आंकड़ों को बदल देती है। तो फिर ऐसी भयंकर गलती को सुधारा कैसे जाता है? इसका सुधार यानी रेक्टिफिकेशन ना पूरी तरह से गणितीय तर्क पर आधारित है। हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। अच्छा। आपको सिर्फ गलती की दिशा पहचाननी है और उसे सुधारने के लिए बिल्कुल विपरीत कदम उठाना है। अगर उसी 500 वाले उदाहरण को लें तो गलती से 4500 रुपए घटा दिए गए थे। हाँ, तो सबसे पहले हमें वो 4500 वापस जोड़ने होंगे, मतलब प्लस करने होंगे, ताकि हम उस नुकसान की भरपाई कर सकें और जीरो पर आ सकें। एकदम सही। 4500 जोड़कर हमने सिर्फ गलती के असर को खत्म किया है। हाँ। लेकिन जो असली काम होना था, यानी 500 जमा करना, वो तो अभी भी बाकी है ना। ओहो, तो हमें वो 500 भी जोड़ने होंगे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर हमें अपनी कैश बुक में 5000 जोड़ने होंगे, तब जाकर हमारी किताब उस 500 के असली डिपॉजिट को बैंक की पासबुक के साथ मैच कर पाएगी। अरे वाह, ये सच में एक आहा मोमेंट है। गलती की दिशा को पहचानना और फिर उसे सुधारने के लिए शून्य की रेखा को पार करना। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत गणितीय तर्क है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक फ्रेम में लाएं, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट असल में क्या है? अगर हम इसका सार निकालें, तो बीआरएस कोई सजा नहीं है। ये दो अलग-अलग जगहों पर रखे जा रहे हिसाब, हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक के बीच का एक शांति समझौता है। शांति समझौता, यह शब्द इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। हाँ, क्योंकि ये समय के अंतर, बैंक के अपने स्वतः उठाए गए कदमों और हमारी अपनी इंसानी भूलों को एक जगह लाकर सच्चाई सामने रखता है। हिसाब किताब की पारदर्शिता और इंसानी नियत को परखने का कोई ना कोई टूल हमेशा हमारी सबसे बड़ी जरूरत रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।